नमस्कार, रण क्षेत्र देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। रण क्षेत्र बन चुका है इस वक्त राजनीति का हर एक गलियारा, क्योंकि 2024 आ रहा है और 2024 में पटखनी देनी है उस पार्टी को, उस नेता को जो लोकप्रिय हो रहा है न केवल देश में बल्कि विश्व में भी। जिस तरीके से मिशन 2024 की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी नीत एनडीए जुटा हुआ है, एनडीए का कुनबा बढ़ रहा है, ठीक उसी तरह से विपक्ष की शक्ति का प्रदर्शन भी अब साफ तौर पर दिखने लगा है। विपक्ष एकजुट होने की कवायद तेज कर रहा है। मोर्चा कांग्रेस ने संभाल रखा है और कांग्रेस की अगुवाई में विपक्ष में अब तक 26 पार्टियां दम भरती हुई नजर आ रही हैं बेंगलुरु में। आज का और कल का दिन बेहद खास होने वाला है राजनीति के लिहाज से, क्योंकि एक तरफ विपक्ष है, विपक्षी एकता है, महागठबंधन की ताकत है, तो दूसरी तरफ एनडीए अपनी शक्ति प्रदर्शन को लेकर पूरी तरह से तैयार है। अब तक ये कहा जा रहा था कि 30 पार्टियां 18 तारीख को दम भरती हुई नजर आएंगी, लेकिन अब से कुछ देर पहले ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बिगुल फूंकते हुए कहा कि 2024 हमारा है, क्योंकि 38 पार्टियां मिलकर एनडीए को देश में एक बार फिर से स्थापित कर रही हैं। नरेंद्र मोदी की वापसी हो रही है। किसके कुनबे में कितना दम है, किसका कुनबा ज्यादा प्रैक्टिकल है, किसके कुनबे में कोई गांठ नहीं बल्कि मजबूती है, ये सब कुछ आज जानने समझने की कोशिश करेंगे। क्या हो रहा है बेंगलुरु में, इस पर भी नजर बनी रहेगी। तमाम प्रश्नों के बीच आज के जो अतिथि होंगे उनसे कराऊंगी आपका परिचय, लेकिन उससे पहले आइए देख लीजिए वो रिपोर्ट जो बता रही है कि किस तरीके से राजनीति की इस चौरस में खास तौर से महाशक्तियां जुट रही हैं महागठबंधन के रूप में। लेकिन क्या इस महागठबंधन की गांठ में उतनी मजबूती है जिस मजबूती के साथ वो बीजेपी को हराने के लिए आगे बढ़ गई है? क्या कहती है राजनीति की बिसात? आइए देखिए, समझिए हमारी इस रिपोर्ट में। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का विजय रथ रोकने के लिए विपक्षी दलों ने लामबंदी शुरू कर दी है। विपक्ष को एकजुट करने के लिए बेंगलुरु में विपक्षी दलों की दूसरी बैठक हो रही है। एक छत के नीचे 26 पार्टियां बैठकर मंथन कर रही हैं। बैठक में सोनिया गांधी की डिनर डिप्लोमेसी भी काम करने वाली है। बैठक में विपक्ष की एकजुटता से लेकर सीट शेयरिंग तक, यूपीए का नाम बदलने से लेकर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तक हर चीज पर मंथन होगा। इसके अलावा यूनिफॉर्म सिविल कोड, मणिपुर हिंसा, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के साथ ही बीजेपी की पार्टियों को तोड़ने की स्ट्रैटेजी और उनके काउंटर प्लान पर भी चर्चा होनी है। इस बैठक में तेलंगाना सीएम के चंद्रशेखर राव, आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी, आंध्र के पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू और ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने दूरी बना रखी है। दूसरी ओर विपक्षी चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए बीजेपी ने भी किलाबंदी करने के साथ ही एनडीए का कुनबा बढ़ाना शुरू कर दिया। 18 जुलाई को शाम 5 बजे राजधानी दिल्ली में एनडीए की बैठक होनी है। इससे बीजेपी ने अपने गठबंधन के कई दलों को बुलाया है। साथ ही कई नए दल भी शामिल हो सकते हैं। गठजोड़ हृदय परिवर्तन के बीच सवाल उठता है कि विपक्षी दलों का बेमेल गठबंधन आखिर कब तक चलेगा? जो पार्टियां एक छत के नीचे बैठकर 2024 की जीत की हसरतें लिए बैठी है, वही दल दूसरे राज्यों में एक दूसरे को नहीं भाते। टीएमसी कांग्रेस के साथ हाथ मिलाने की बात करती है, तो बंगाल में बार बार वार पलटवार की तस्वीरें भी नजर आती हैं। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अध्यादेश के मुद्दे पर तो साथ साथ हैं, लेकिन यूसीसी के मुद्दे पर दोनों की राहें जुदा हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि विपक्षी एकजुटता बनाम एनडीए की लड़ाई में कौन किस पर भारी पड़ेगा? विपक्षी एकता कितनी मजबूत होगी और विपक्ष का पीएम पद का दावेदार कौन होगा? क्योंकि 26 दलों के कई नेता दिल्ली दरबार की हसरत लिए बैठे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज।
30 पार्टी के नाम तो बताओ आप। वो 30 पार्टी के लोग इलेक्शन कमेटी में या इलेक्शन ऑफिस में रजिस्टर करे सो है क्या यूं ही बुला रहे सबको? तो ये तो मालूम होने दो। और हमारे पास जो भी लोग हैं वो लोग हमेशा हमारे साथ हैं। हम हमेशा पार्लियामेंट के वक्त भी मिलके काम करते हैं, बाहर भी मिलके काम करते हैं। और अब बेंगलुरु में भी सभी पार्टियां वहां पर आई है। हम जो कर रहे हैं वो देख के वो घबरा गए और घबरा कर वो जो पार्टियां में एक टुकड़ा हुआ था, 2 टुकड़े हुए थे, 3 टुकड़े सबको जमा रहे और उनको जमा के वो अपनी संख्या उसमें भारी संख्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। भाजपा को 2/3 जनता हराने जा रही है। 2/3 यहाँ पर हैं। मुझे उम्मीद है कि देश की जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरह हरा करके भेजेगी। देखिए, ये 30 और 24 करके ना ये संख्या बल लोग समझ नहीं पाएंगे। उस 30 में कितने हैं, कौन है, क्या है, और इस 24 में कितने हैं, कौन है, क्या है, इसका फैसला जनता करेगी ना। ये 30-24 का नैरेटिव ऐसे बताया जा रहा है कि अभी से 6 कम है। अरे साहब, कमाल की बात है। एक को परसों इस्तीफा दिलवाया गया, एक को कल शामिल कराया गया। एक पार्टी के 3 फैक्शन हैं, उनको अगर आप इकट्ठा कर रहे हैं, मतलब पॉलिटिक्स इज नॉट अबाउट नंबर गेम अलोन। इस नंबर का चरित्र क्या है, मनोविज्ञान क्या है, रसायन क्या है, उसकी बात होगी आने वाले दिनों में। लेकिन देखिए, अरविंद केजरीवाल ने विपक्ष के लोगों को जितनी गालियां दी है वो सबको याद है। थोड़े समय के लिए अगर आप ध्यान देंगी तो पिछली मीटिंग में इतना बेइज्जत करके अरविंद केजरीवाल को भेजा गया था पटना से। उसके बाद कोई भी अगर व्यक्ति जो सही सलामत होता ना तो दोबारा इस तरह की अपनी बेइज्जती कराने की कोशिश भी नहीं करता, लेकिन मरता क्या न करता। तो भारतीय जनता पार्टी दम भर रही है, कांग्रेस अपनी तरफ से दम भर रही है। तमाम पार्टियां ये कह रही हैं कि कुनबा हमारा बड़ा है, लेकिन इस कुनबे की बढ़त में जनता जनार्दन की अदालत में जब ये कुनबा पहुंचेगा तो वहां पर विश्वसनीयता भी देखी जाएगी। ये विश्वसनीयता किसकी खरी है, ये सब कुछ जनता आकेगी, टटोलेगी। किसका कुनबा कितना बड़ा, किसमें कितना दम, आज करेंगे इसी पर चर्चा। और इस चर्चा में शामिल होने के लिए आज के अतिथि, उनसे परिचय कराती हूं अब आपका। हमारे साथ आज भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे, स्क्रीन पर लेकर आइए। हमारे साथ रणक्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए आज अश्विनी शाही साहब हैं, बहुत बहुत स्वागत। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे रत्नाकर सिंह जी, बहुत स्वागत। हमारे साथ तृणमूल कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए संजय चक्रवर्ती जी जुड़े हुए हैं। संजय जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और जाने माने वरिष्ठ पत्रकार, पॉलिटिकल एक्सपर्ट रमेश ठाकुर जी भी इस पैनल का हिस्सा हैं। रमेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। आप सभी के साथ आज की चर्चा की शुरुआत करूंगी, लेकिन हमेशा की तरह मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा यहाँ पर। लेकिन व्यूअर्स, आप कहीं मत जाइएगा। मुद्दा केवल राजनीति से जुड़ा नहीं है, राजनीति समाज के लिए होती है और समाज के दृष्टिकोण से ये राजनीति क्या कहती है, आज इसी पर खुलकर बात करेंगे। तो 2 दर्जन से ज्यादा विरोधी दलों के बीच एकजुटता, एक समरसता कैसे स्थापित किया जाएगा, ये बड़ी चुनौती तो है। लेकिन महागठबंधन की शक्ति को मजबूत करने के लिए कांग्रेस ने यह चुनौती स्वीकार कर ली है। सोनिया गांधी के नेतृत्व में बेंगलुरु में शाम 6 बजे ये मीटिंग स्टार्ट हुई है। आज 2 घंटे की ही मीटिंग है। 8 बजे डिनर डिप्लोमेसी, और कल का दिन बेहद खास, क्योंकि एक तरफ ये विपक्षी महागठबंधन होगा तो दूसरी तरफ बीजेपी नीत एनडीए की भी बड़ी बैठक दिल्ली में चल रही होगी। किसके कुनबे में कितना दम है, आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं और सीधे अपने अतिथियों के पास जाते हुए रत्नाकर जी, आज पहला कमेंट आपका चाहूंगी, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण आज का दिन और कल का दिन आप लोगों के लिए है। मैंने पोस्टर्स देखे बेंगलुरु में, आप लोगों ने लिखा हुआ है यूनाइटेड वी स्टैंड। लेकिन ये जिस यूनिटी की बात हो रही है, वो यूनिटी कैसे बनेगी साहब, जब ये देखा गया है कि कई ऐसे दल हैं जो बीते दिनों एक आपको और एक दूसरे को पानी पी पी कर कोसते हुए नजर आए थे। भारतीय जनता पार्टी ये आरोप लगा रही है कि ये अवसरवादी पार्टियों का गठबंधन हो रहा है, उनका जुटान हो रहा है, इनकी हार तय है। पहला कमेंट रत्नाकर जी। लीडरशिप रोल वो लालू यादव ने ले लिया, वो ममता ने ले लिया। रत्नाकर जी। जी,
लावनी जी देखिए, सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि निश्चित रूप से आपने जो कहा कि राज्य के मुद्दों पे जो है एक दूसरे से अलग विचारधारा रखते हैं, ये सही बात है। कहीं ना कहीं अगर क्षेत्रीय पार्टियों को ले लीजिए तो अगर किसी न किसी दूसरे राज्य में लेंगे तो राज्य से रिलेटेड जो इश्यूज हैं उस पर हो सकता है हमारी विचारधारा अलग हो, क्योंकि हर पार्टी का अपना अलग अस्तित्व है, अपनी अलग विचारधारा है, अपनी अलग आइडियोलॉजी है और वो अपने वोटर बैंक को साधने के लिए वो अपने मुद्दे जो है उठाते रहते हैं। मुद्दों पे मतभेद हो सकता है राज्य स्तरीय मुद्दों पे, लेकिन कहीं ना कहीं 2024 की जब ये लड़ाई लड़ी जाएगी तो 2024 में सारी पार्टियां एकजुट और एक साथ खड़ी हैं। 23 जून की पटना मीटिंग में भी हमने डिसाइड कर लिया था, सारे लोगों की सहमति से ये हो गया था कि हम 2024 की चुनाव जो है एक साथ लड़ेंगे और 17 और 18 तारीख की जो मीटिंग हो रही है उसमें अगली रणनीति तय करने की बात हो रही है। कॉमन मैनेजमेंट प्रोग्राम जो है उस पर बात हो रही है। हम किन किन मुद्दों पे भारतीय जनता पार्टी को घेरेंगे, क्या क्या हमारे मुद्दे होंगे, कौन व्यक्ति कहां से लड़ेगा, ये उसके अगली मीटिंग में तय कर लिया जाएगा। तो ये सारी एक नेचुरल प्रोसेस है। अगर हम किसी चीज पे सहमत हो गए हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी, देखिए रत्नाकर जी, ठीक है रत्नाकर जी, ये नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन अलायंस नेचुरल है क्या? क्योंकि सबकी अपनी अपनी आइडियोलॉजी है, सब अलग अलग तरीके से राज्यों में एक दूसरे को पानी पी पी कर कोसते आए हैं। गिव एंड टेक का मसौदा आपस में चल रहा है, तुम अध्यादेश पर साथ दो तभी हम तुम्हारे साथ आएंगे, इस तरीके की परिस्थितियां बन रही है, तो कहां से क्रेडिबिलिटी जनता देख पाएगी? देखिए, इसके पहले भी बहुत सारी राजनीतिक अटकलें हो रही थी कि क्या यह अगली मीटिंग हो पाएगी, आम आदमी पार्टी आ पाएगी, टीएमसी आ पाएगी, तमाम ऐसे दलों के बारे में कहा जा रहा था कि ये हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। लेकिन आपने देखा कि किस तरह से सारे दल के शीर्ष नेतृत्व है जो एकत्रित हो रहे हैं और वो मीटिंग में हिस्सा बन रहे हैं। तो अटकलें अपनी जगह है। एक हम लोगों ने जो डिसाइड किया है कि निश्चित रूप से हम भारतीय जनता पार्टी जो अलोकतांत्रिक पार्टी, अलोकतांत्रिक लोकतंत्र के खिलाफ जो है काम कर रही है, संविधान के खिलाफ काम कर रही है, जनता के हित में कोई काम नहीं कर रही है, सिर्फ लफेबाजी करना, जुमलेबाजी करना, लोगों को न महंगाई से निजात मिल रही है, न बेरोजगारी से निजात मिल रही है। तो ये सारी चीजें हैं जो वो कहीं न कहीं हमें एकत्रित होकर एक साथ चुनाव लड़ करके भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करने के लिए, हमें एकजुट होने के लिए यहाँ पे एकत्रित हुए और हम निश्चित रूप से 2024 में इनको 100 के अंदर जो है सिमेटने का काम एक मेरी आवाज रत्नाकर जी तक, रत्नाकर जी सुन पा रहे हैं ना आप मुझे? देखिए, अगर आप लोग महंगाई, बेरोजगारी इस पर बात करेंगे ना, तो सर आज भी राजस्थान से तस्वीर आई है, कुछ अभ्यर्थियों पर किस तरह से लाठीचार्ज हो रहा था। मैं अभी स्टूडियो में घुसने से पहले ही उन तस्वीरों को देखते हुए आ रही हूँ। तो ये बात मत कहिए, परसेप्शन की जहां तक बात है तो सरकार, जनता के पास अगर भारतीय जनता पार्टी को आप सवाल खड़ा कर रहे हैं तो आपके लिए भी चंद तस्वीरें हैं जिस पर प्रश्न खड़े हो सकते हैं। बहरहाल अश्विनी शाही साहब, सीधे आपके पास आते हुए, भाई आप लोग तो कह रहे हैं कि अवसरवादिता वाली पार्टियां इकट्ठा हो रही है, लेकिन वो कह रहे हैं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जनता जनार्दन सब देख रही है, तय कर रही है। राज्यों में मुद्दे अलग हो सकते हैं, मतभेद हो सकते हैं, लेकिन यहां पर जब लोकसभा चुनावों की बात होगी तो कोई मतभेद नहीं, कोई मनभेद नहीं। और अभी तो मैंने थोड़ी देर पहले सुना कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी कह रहे हैं 38 पार्टियां साथ आ गई हैं। खड़गे साहब आप पर आरोप लगा रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं, पार्टियों के टुकड़े कर रहे हैं और टुकड़ों को जोड़कर ये आंकड़ा कभी 25 का, कभी 32 का, कभी 38 का बता रहे हैं। शाही साहब जी, देखिए खड़गे साहब कुछ कहेंगे, को वही बात हो रहा है। 38 को 26 हो, श्रद्धेय अटल जी के साथ शुरुआत हुई एनडीए की और वो एनडीए का कुनबा बढ़ता और घटता रहा। हम एनडीए के साथ आज पहले भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है और आगे भी रहेंगे। ये एक पहला सवाल। दूसरा, यूपीए बना था 2004 में, संयोजक बनाई गई थी सोनिया जी, लेकिन आज यूपीए क्या संगम में विसर्जित हो गया? आज तो पीडीए बन गया। आज जो 38 दलों की बात कर रहे हैं माननीय नड्डा साहब, वो सारी पार्टियां भारतीय जनता पार्टी के छतरी के नीचे हैं, वो हमारा नेतृत्व स्वीकार कर रही हैं। लेकिन ये जो पीडीए बना है, किसका नेतृत्व स्वीकार किया जा रहा है? संजय दादा क्या स्वीकार कर रहे हैं रत्नाकर भाई का नेतृत्व? रत्नाकर भाई संजय दादा का कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। आज अभी ये देखिए कि ये लोगों ने क्या किया, पटना में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में मीटिंग हो रही है, अब बंगलौर में मीटिंग सोनिया जी के नेतृत्व में हो रही, यही दो चीजें देखने को मिल गई। तो ये एक अवसरवादिता का गठबंधन है जो कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर एक हुआ है और सभी अपना अस्तित्व बचाने के लिए एक साथ आकर
और भारतीय जनता पार्टी के अश्विनी नरेंद्र शाही मोदी साहब। जी जो विश्व में भी सबसे अश्विनी शाही मजबूत है, साहब, उनका मुकाबला विपक्षियों कर को रहे हैं। अंडर एस्टिमेट तो नहीं कर रहे हैं आप, क्योंकि देखिए नहीं। कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस पे बड़ी महीन सी लाइन होती है। मैं बार बार ये कह रही हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप लोगों का आकलन या गुड़ा भाग गड़बड़ तो नहीं हो जाएगा? लौनी जी देखिए, कहीं गुड़ा भाग की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। आज 303 सीट हमारे पास है भारतीय जनता पार्टी के पास, ये मानती हैं आप? 50 सीट के आसपास जो है हमारे जो एनडीए के सदस्य हैं उनके पास है। 50 तो शायद रत्नाकर जी की भी सीटें नहीं है। तो अगर हम ये कहते हैं कि उसके बावजूद भी, पूर्ण बहुमत की सरकार के बावजूद भी एनडीए के लोगों को हमने मंत्रिपरिषद में रखा है, अपने साथ लेकर हम चले हैं, उनके साथ हम हैं, वो मेरे साथ हैं, तो ये अब अवसरवादिता का गठबंधन आप नहीं लोग है। ये कहते रहे कि छत्तीसगढ़ हो या राजस्थान हो, भले ही विधानसभा चुनाव कांग्रेस जीत गई, लेकिन लोकसभा चुनाव तो हमने ही जीता। तो यही चीज तो उलट कर आप पर भी आ सकती है ना, कि कर्नाटक और हिमाचल भी तो कांग्रेस जीत गई है, तो हो सकता हो लोकसभा चुनाव में उनका दम दिख जाए, इस गठबंधन का दम दिख जाए। इसीलिए मैंने कहा कि विपक्षियों को अंडर एस्टिमेट करना ठीक नहीं होगा। बहरहाल, मैं संजय चक्रवर्ती जी का एक कॉमेंट लेना चाहती हूँ। एक लाइन का जवाब दे अच्छा दूं, ठीक है, लॉर्ड जी, 10 सेकंड सर। हाँ जी देखिए, कर्नाटक और हिमाचल हम 37,000 वोटों से हारे हैं, जनता ने नकारा नहीं है। और कर्नाटक में हमारा 36% वोट बरकरार है, जनता ने उसको कम नहीं किया है। तो जनता को सलूट है, जो हम उनके साथ है वो हमारे सर ठीक है, लेकिन अंततः जो जीत की तस्वीरें आती है ना, वही स्वीकार्य होती हैं। रत्नाकर जी जल्दी से 10 सेकंड में काउंटर जवाब दे दीजिए, फिर मैं संजय जी के पास जाना चाहती हूँ। वादिता का जो आरोप लगा रहे हैं हमारे मित्र अश्विनी भाई, पीडीपी के साथ आप जब भी सरकार बनाए थे तो वो क्या अवसरवादिता था कि कुछ और था? आपने एनपीपी को भर भर के कोसा चुनाव में और एनपीपी के साथ जाकर सरकार बना लिए, तो ये क्या अवसरवादिता था या कुछ और था? तो ये अवसरवादिता कौन करता है, ये सारे लोग देख रहे हैं। आप आज अवसरवादिता की राजनीति इस चरम पे कर रहे हैं कि पार्टियों को तोड़ करके जिनको आप गाली देने का काम करते थे, जिनको भला बुरा कहते थे, उन्हीं के साथ आप उप मुख्यमंत्री बना दे रहे हैं, उनको उनके वित्त मंत्रालय दे रहे हैं, और तमाम नेताओं को जो है मंत्रालय पद दे रहे हैं। तो आप अवसरवादी कौन है? ये लोग देख रहे हैं, ये जान रहे हैं सुनी भाई। आप ठीक कह रहे हैं संजय जी। देखिए लोग देख रहे हैं। अभी मनोज झा जी ने कहा, संजय जी आपको मेरी आवाज आ रही है ना? संजय चक्रवर्ती जी जी, संजय जी अभी आपने मनोज झा जी को सुना, कह रहे हैं कि पॉलिटिक्स इज नॉट ऑल अबाउट द नंबर गेम। लेकिन ये तो सत्य है ना, पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट द परसेप्शन। यूनाइटेड वी स्टैंड तो हो रहा है, बट टुगेदर वी विन वाली स्थिति बनेगी या नहीं बनेगी? क्योंकि अभी अभी पंचायत चुनाव संपन्न हुए हैं। आप और मैं कई ऐसे डिबेट्स में जुटे थे जहां पर कांग्रेस को ही टीएमसी ने और टीएमसी को कांग्रेस ने पानी पी पी कर कोसा। तो परसेप्शन जो बन रहा है, जनता उस परसेप्शन को भी आंकती है सर। तो फिर ये टुगेदर वी विन वाली स्थिति कैसे बन पाएगी? संजय जी का प्लीज ऑडियो बढ़ा दीजिए। हेलो जी संजय जी प्लीज कंटिन्यू कीजिए। कह रहा हूँ सोशल मीडिया का जमाना है, और अब वो दिन नहीं रहे कि जो कुछ मीडिया चैनल बोलेंगे वही वो सुनेंगे। अब सोशल मीडिया में सब कुछ वायरल हो गया है। मैं सिर्फ कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछना चाहूंगा अश्विनी जी से। अश्विनी जी, आप ये बताइए, 2014 के घोषणा पत्र पे आप लोगों ने पूरा कर दिया सारा? 2014 का जो घोषणा पत्र आपकी पार्टी ने जारी किया था, क्या वो 100 स्मार्ट सिटी बन गए? क्या 2 करोड़ लोगों का रोजगार मिलना शुरू हो गया? क्या आप लोगों ने जो कहा था कि हर एक इंसान को 15-15 लाख रुपए मिलेंगे, गैस सिलेंडर जो है सस्ता हो जाएगा, पेट्रोल सस्ता हो जाएगा, बहुत हुआ महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, क्या इस पे चुनाव लड़ा जा सकता है? क्या ये बात सारी चीजें सच हुई? नहीं हुई। अब आते हैं देश बड़ा या दल बड़ा। हमारे लिए देश बड़ा है, तो हम जब पंचायत चुनाव लड़ते हैं तो हम एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं, क्योंकि सबको अपनी अपनी मजबूती चाहिए होता है कि कौन कितना मजबूत होता है। अभी मैं मनोज तिवारी जी को सुन रहा था और फिर मैंने अश्विनी जी को सुना, इन्होंने यही कहा था कि भाई अवसरवादी। तो मैं यही पूछना चाहूंगा, भाई अवसरवादी हम लोग हैं तो अवसरवादी फिर वो चक्की पिसिंग वाले नेता हैं जिनको वो बाकायदा पानी पीपी के कोर्स करके बताया था कि आते ही हम इनको चक्की पिसवाएंगे, चक्की पिसिंग एंड पिसिंग जो कर रहे थे, उनको आज बगल में बैठा करके जो है आपने वो मुख्यमंत्री बना दिया। राजभर जी ने कहा था कि भगवान भी नीचे उतर आए
तो भी मैं बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा, वो बीजेपी के साथ चले गए। तो भाई साहब अधीर अभी रंजन जो चौधरी ने भी तो कहा था कि ममता बनर्जी की पार्टी चोरों की पार्टी है। अभी अभी आपने कहा कि देश बड़ा होता है, दल बड़ा नहीं होता। तो मुझे ये बता दीजिए कि नहीं, मेरा प्रश्न प्लीज सुन लीजिए, मेरा प्रश्न सुन लीजिए, मैंने आपको पूरा सुना चक्रवर्ती जी। अगर आप कह रहे हैं ना देश बड़ा होता है ना, आप ही से प्रश्न आगे जोड़ दीजिएगा, देश बड़ा होता है ना, तो ठीक है, देश बड़ा होने पर कांग्रेस पार्टी अपनी पार्टी से एक चेहरा सामने रखेगी। अभी राहुल गांधी जी पे तो संशय है, लेकिन चलिए कोई भी चेहरा सामने रखेगी। ममता बनर्जी क्या उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार कर लेंगी उस चेहरे को? हमारे यहाँ पे इस समय कोई भी चेहरे से कोई मतलब नहीं है। अरे नहीं, मैंने कहा ना, ठीक है, मैंने मान लिया। नहीं, मेरा प्रश्न ये है ही नहीं, छोड़ दीजिए वो प्रश्न, वो छोड़ दीजिए कि ममता बनर्जी कोई चेहरा नहीं है। मैं कह रही हूँ सीधा सीधा प्रश्न है, अगर कांग्रेस पार्टी अपनी पार्टी से XYZ किसी को भी सामने रख देती है कि ये हमारे प्रधानमंत्री पद का चेहरा है, क्या ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस उन्हें स्वीकार कर लेगी, उनके नेतृत्व में, कांग्रेस के नेतृत्व में उतर जाएगी चुनाव में? हमने बोला ना, देश बड़ा या दल बड़ा। मैं एक अपने सवाल पे आगे भी कहा हूँ कि देश बड़ा या दल बड़ा, हमारे लिए देश बड़ा है, दल बड़ा नहीं है। ममता दीदी ने, आपको याद होगा, पूछ रही आता हूँ मैं आप ही का आंसर देता हूँ। जब कर्नाटक का चुनाव होगा, ममता दीदी ने चुनाव से पहले एक बात कही थी, बीजेपी को हराइए। चुनाव के बाद उन्होंने कहा था कि कांग्रेस 200 सीटों पे मजबूत है, इस समय 200 सीटों मजबूत है, कांग्रेस अपनी मजबूती के साथ लड़े। तो 200 सीटों पे जो खुद ही कह रही है मजबूत है, तो उनसे आप क्या सोच रहे हैं? हम लोग 42 सीटों में है, 42 सीटों वाला 200 सीटों पे हावी तो होगा नहीं। तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन इस समय प्राइम मिनिस्टर बनने वाला है। अश्विनी शाह जी अभी कह रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, बाद में सीट शेयरिंग का जब बात आएगी तो देखा जाएगा। चलिए जल्दी से काउंटर जवाब दे दीजिए। मैं इस तरह से रिश्ता कहना चाहता हूँ, ये देश अब एक प्रधानमंत्री को ढूंढ रहा है। वो तो विपक्ष में कितने प्रधानमंत्री है भाई? एनडीए का प्रधानमंत्री तो पता है नरेंद्र मोदी, विपक्ष में कौन प्रधानमंत्री है? रमेश जी मुस्कुरा रहे हैं, अभी उनके पास एक प्रश्न लेकर जाने वाली थी मैं। आ रही हूँ रमेश जी, आपके पास ही आ रही हूँ। मैं बात खत्म कर दूँ। हाँ 10 सेकंड। हाँ जी, हम लोग देश में पिछले 9 साल में देखा, एक प्रधानमंत्री, एक प्रधानमंत्री, एक जुमला मंत्री जो है वो प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठा हुआ, सिर्फ जुमले, प्रचार और परिधान, इसके अलावा उन्होंने देश में कोई काम नहीं किया। अब देश में काम करने वाला प्रधानमंत्री चाहिए, देश में काम करने वाला प्रधानमंत्री चाहिए। समस्याओं से ना भागे। काम करने वाले प्रधानमंत्रियों की पूरी फौज लेकर खड़ी हुई है अमेरिका चले गए, बाढ़ आ गई, वो जल्दी से अश्विनी जी 20 सेकंड, जल्दी से 20 सेकंड अश्विनी जी, फिर मुझे जाना है रमेश जी के पास। देश बड़ा है, संजय दादा कहे, मैं मानता हूँ देश बड़ा है, दल नहीं बड़ा है। अभी ये कह रहे थे कि जो जिस तरीके से चोरों की पार्टी है, अधीर रंजन जी ने कहा था, चलिए वो चुनाव की बात क्यों हो गया, लेकिन संजय दादा अभी अधीर रंजन जी कुछ दिन पहले कहा है, ये रिजल्ट निकलने के बाद, कि ममता बनर्जी दिल्ली में साधु रहती हैं और यहाँ आकर शैतान हो जाती हैं, तब देश और दल कहाँ था? इस जब चुनाव के रिजल्ट आ गए उसके बाद मैंने सवाल एक पॉइंटेड पूछा, संजय भाई की बात हो गई। अरे संजय जी सुन लीजिए, प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा था 70,000 करोड़ का ये घोटाला है, 70,000 करोड़ का घोटाला। सब लोग बोलेंगे तो नहीं मजा आएगा। अभी देखिए, अगर आप ये बात बताते हैं, उनको जो है ज्वाइन करवा लेते हैं, 275 मंत्री बना देते हैं, 275 सीटों पर कांग्रेस को लड़ाने की बात करेंगे। देखिए आपको प्रश्न पूछा वो जवाब दे रहे, एक एक करके बोलेंगे तो मैं भी समझ पाऊंगी और दर्शक भी समझ पाएंगे। एक एक करके बोलेंगे तो मैं भी समझ पाऊंगी, दर्शक भी समझ पाएंगे। अब मैंने हाथ रख दिया इनके, तो संजय दादा जरूर बीच में बोलेंगे। मामला यही है कि साधु और शैतान का क्या मतलब है? मेघालय की बात करें, मेघालय के चुनाव के ऐसे नहीं साहब, ऐसे नहीं चलेगा सब, एक साथ नहीं बोलेंगे सब प्लीज, ठीक है। ऑल फेडेड डाउन रमेश जी का लेकर आइए। रमेश जी आपके पास आ रही हूँ। देखिए आरोप प्रत्यारोप का दौर तो देखिए, अब 2023 में भी अभी बहुत सारे चुनाव है, 4 राज्य बाकी हैं, 2024 में तो होनी ही है ऐसी परिस्थितियां। लेकिन रमेश ठाकुर जी, आपका राजनीतिक चश्मा क्या कहता है? क्योंकि रमेश जी को प्लीज स्क्रीन पर लेकर आइए। जिस तरीके का परसेप्शन बनाने की कोशिश की जा रही है, वो चाहे एनडीए कुनबे से हो या फिर इस विपक्षी कुनबे से हो, दोनों के दावे हैं, दोनों कह रहे हैं कि हमारा कुनबा मजबूत है, लेकिन मजबूती में
जिस क्रेडिबिलिटी की बात बार बार आ रही है, ये गिव एंड टेक का खेल चल रहा है दोनों ही कुनबे में। कह रही हूँ, एक कुनबा कहता है अध्यादेश पर आम आदमी पार्टी वाली सिचुएशन क्या हुई आपने देखा, यूसीसी पर कहा वो कह रहे थे कि सैद्धांतिक रूप से बीजेपी के साथ हैं, लेकिन अब कांग्रेस ने समर्थन दे दिया, तो अभी पता नहीं क्या यूसीसी पर खेलेंगे कि क्या करेंगे। बहरहाल, लेकिन एनडीए में भी कुछ ऐसे ही हालात हैं, बार्गेनिंग करने की सिचुएशन में आ गई हैं पार्टियां, वो चाहे एलजेपी हो या फिर ओपी राजभर जी हो। इस तरीके की जो परिस्थितियां बन रही हैं, क्रेडिबिलिटी सबसे महत्वपूर्ण होगी जनता के लिए। रमेश जी, देखिए लावनी जी, पूरे मामले को समझने के लिए 2 महीने पीछे जाना पड़ेगा। जब चुनाव हुआ था कर्नाटक का, उससे पहले तक भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत मजबूत थी। सारे के सारे नेता का जो कॉन्फिडेंस था उनके चेहरे पे दिखाई देता था, लेकिन जैसे वहां पे हार होती है उसके बाद में आरएसएस का इंटरनल एक सर्वे होता है जो अभी 2 हफ्ते पहले आया है, तो उस इंटरनल सर्वे ने भारतीय जनता पार्टी के इवन मोदी जी और अमित शाह जी के तोते उड़ा दिए हैं। तो उसके बाद में ये भारतीय जनता पार्टी, अगर ऐसा ना होता तो ये राजभर के पास नहीं जाते, ये मांझी जी के पास नहीं जाते, ये चिराग जी के पास नहीं जाते कि आप आ जाओ। अब यहाँ पे आ जाता है कि जब जिस तरीके से विपक्ष की जो घेराबंदी हो रही है, सारे जितने भी ठीक ठाक जो दल हैं, चाहे आप आरजेडी कह लो, जेडीयू कह लो और शिवसेना कह लो, जब ये आ गए उसके बाद सर ठीक ठाक दल कैसे कह सकते हैं? आपने आरजेडी का ही पहला नाम ले लिया, खाता तक नहीं खुला था, ये भी तो सत्य है। कई ऐसी पार्टियां हैं जो केवल 1 नंबर तक टिकी रह गई, डबल डिजिट तक नहीं गई। देखिए, अगर हम एक कुनबे को कहेंगे तो दूसरे कुनबे को भी तो हमें लिटमस टेस्ट से गुजारना होगा ना सर, ये भी तो देखना होगा। देखिए लावनी जी, भौगोलिक जो स्थिति है आप 2019 से काउंट करोगे। मैंने ठीक ठाक क्यों कहा? आरजेडी, जेडीयू, शिवसेना और टीएमसी, ये 4 पार्टी, मैं 5 पार्टी का नाम नहीं लूंगा, कांग्रेस इनमें सबसे बड़ी है, वो प्रतिनिधित्व कर रही है, प्रेजेंट कर रही है। इन चारों के पास लोकसभा सीट को अगर देखें तो दूसरे दलों से जो भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे छोटे छोटों को जोड़ के ला रही है, चाहे उसमें राजभर की पार्टी हो जाए, चाहे रामविलास पासवान जी की पार्टी हो जाए, और भी कोई, उनसे ठीक ठाक है। इसलिए कह रहा हूं, जब ये पार्टियां सब इकट्ठे हो रही हैं, क्योंकि इस बार जो विपक्ष का जो मुख्य तौर पे जो इस बार रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो नीतीश कुमार है। आपको पता है सियासत के बड़े खिलाड़ी हैं, उनकी बात है। और यही 2019 का नीतीश कुमार पटना में थे, लेकिन अब यहाँ आते आते सोनिया गांधी को लाना पड़ गया, क्योंकि वहां पे तो सिर्फ 15 पार्टियां ही हो पाई थी, यहाँ 26 लाने के लिए सोनिया जी को आगे आने पड़ गया है। तो सवाल कई हैं विपक्ष के लिए भी। ठीक है सर, मैं आपके साथ कंटिन्यू रखूंगी, लेकिन ब्रिजेश पाठक डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश, उन्होंने इस मसले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है, जरा जल्दी से सुन लेते हैं। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर, विपक्ष की एक बड़ी बैठक बेंगलुरु में होने ला रही है, क्या लगता है? कोई मतलब नहीं है, सब जनाधार विहीन लोग हैं और केवल कुर्सी के लिए इकट्ठा हुए, सत्ता के लिए इकट्ठा हुए। भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में वास्तविक जनता की पार्टी है और सबका साथ सबका विकास, सबके विश्वास के आधार पर हम लोग काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर, विपक्ष की एक बड़ी बैठक बेंगलुरु में होने ला रही है, क्या लगता है? कोई मतलब नहीं है, सब जनाधार विहीन लोग हैं और केवल कुर्सी के लिए इकट्ठा हुए, सत्ता के लिए इकट्ठा हुए। भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में वास्तविक जनता की पार्टी है और सबका साथ सबका विकास, सबके विश्वास के आधार पर। रत्नाकर जी, ब्रिजेश जी कह रहे हैं कि सबके सब कुर्सी के लिए इकट्ठा हुए हैं, जनाधार विहीन पार्टियां हैं, वास्तविक पार्टी तो बीजेपी ही है। मुझे थोड़ा सा समय दीजिएगा जी, मैं अपनी बातों को। देखिए, भारतीय जनता पार्टी आज जो ये महागठबंधन का दौर चल रहा है, इसमें से बुरी तरह से घबरा चुकी है, बौखला चुकी है। इसलिए आपने देखा कि आनंद फानंद में तमाम जो छोटे दल जिनको ये कभी भला बुरा कहते थे, तमाम वो चिंटू पिंटू पार्टियां, मैं कहूंगा जरूर से, क्योंकि वो उनको भूल चुके थे। ये कभी एनडीए की मीटिंग मत कहिए, आपके सहयोगी रहे हैं उनमें से बहुत सारे। आज आप चिंटू पिंटू कह रहे हैं, कल आपको इन्हीं चिंटू पिंटू की जरूरत पड़ जाएगी तो यही बयान निकाल कर सुनाएंगे वो आपको। सुनिए, आप सुन लीजिए, से घड़ा भरता है। लावनी जी, आप मेरी बातें को पूरी होने दीजिए, फिर आप पूरी आप ही को समय दे रही हूँ, लेकिन मैं आपको सतर्क कर रही हूँ कि यही चिंटू पिंटू पार्टियां कहीं आपकी जरूरत न पड़ जाए। मैं बातों को अपनी रख लूंगा तो आप सतर्क कर लीजिए। बोलिए सर, बोलिए रत्ना। देखिए, आज ये छोटी छोटी पार्टियों की जरूरत क्यों पड़ गई भारतीय जनता पार्टी को? भारतीय जनता पार्टी तो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और कहती है कि दम भरते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी सदन में जाकर के कि एक अकेला सब पे भारी। क्या जरूरत पड़ गई? क्योंकि इनको लग रहा है, ये गंभीरता से ले नहीं रहे थे लावनी जी अभी तक गठबंधन को, महागठबंधन को। 23 जून को जब हमारी पहली मीटिंग हुई थी, जब दूसरी मीटिंग हुई तो इनको लगा कि अब तो ये गठबंधन होके रहेगा
इसलिए आनंद फानंद में इस तरह की तमाम छोटे छोटे पार्टियों को बुला करके और 30 का आंकड़ा, 35 का आंकड़ा, 38 का आंकड़ा जो दिखाने और बताने की कोशिश कर रहे हैं। सर, तो सवाल ये है कि उनके पास छोटी पार्टियां हैं, आपके पास बड़ी पार्टियां हैं, लेकिन बड़ी पार्टियों की नेताओं में अपनी अपनी महत्वाकांक्षा है। उन महत्वाकांक्षाओं को एकजुट करके, समेकित करके आप सामने कैसे रखेंगे? तो चुनौती तो आपके सामने बड़ी हो जाएगी। लेकिन फिर भी अश्वनी शाही साहब, आप लोगों के लिए चुनौती देने के लिए तैयार है? काउंटर जवाब फिर संजय जी के पास और रमेश जी के पास। मेरा दो तीन पॉइंटेड सवाल था, रत्नाकर भाई ने जवाब उसका नहीं दिया। 275 सीटों पर कांग्रेस जो है पूरे देश में या तो जीती थी या 2 नंबर रही थी। ममता बनर्जी से लेकर और बाकी सभी दल जो इनके साथ आज आए हैं, जो चिंटू पिंटू जिसके आजकल ये बने हुए हैं, उनको कितनी सीट देंगे? अगर नहीं दे रहे हैं तो चिंटू पिंटू है, क्योंकि 275 पर 1 नंबर और 2 नंबर रहने वाली पार्टियां आज पीछे लगी हुई हैं। तो स्थितियां ये है आज की। आप बताइए ना, आप बताइए कितनी सीटें मिलेंगी? और दूसरी बात, यूपीए कहाँ है? यूपीए कहाँ है? यूपीए गायब, संगम में मिली और ये पीडीए का उद्भव हो गया। कहां से हो गया भाई? यानी कि कांग्रेस आज राजनीति चिंटू और पिंटू दोनों है। आप स्थितियों को समझिए, आप पिछलग्गू बने हुए हैं। आज कांग्रेस पिछलग्गू बनी हुई है भाई। अवनी जी, मेरी बातों को पूरा कर लें दीजिए प्लीज। 10 सेकंड देती हूँ मैं सिर्फ आपको, क्योंकि समय की सीमा है। मुझे बाकी के 2 मेहमानों का कमेंट भी चाहिए। 10 सेकंड में कंप्लीट कीजिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट अश्वनी भाई के चेहरे से साफ दिख रही है कि हमारी चिंता क्यों करे भाई? आप जनता की चिंता करिए ना। अगर आपने काम किया है कुछ जनता हित में, तो जनता के पास जनता की चिंता सब करेगी। जनता की चिंता तो सबको करनी होगी सर। अल्टीमेटली राजनीति जनता के लिए ही होती है, जनता के लिए ही करनी होगी आप लोगों को अपनी राजनीति। संजय चक्रवर्ती जी, महत्वपूर्ण प्रश्न आपके पास लेकर आ रही हूँ, जल्दी से थोड़ा जवाब दीजिएगा, क्योंकि ठीक है, चलिए गठबंधन हो रहा है, आप लोग तमाम तरीके से कह रहे हैं देश के लिए होगा, ये दल बड़ा नहीं है, देश बड़ा है। लेकिन फिर मैं पुनः 2 सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ कि इस दल में, इस गठबंधन में कुछ ऐसी पार्टियां हैं जो पहले ही भारतीय जनता पार्टी की कुछ नीतियों की तारीफ कर चुकी हैं। अब मैं आम आदमी पार्टी की ही बात कर लेती हूं, यूसीसी पर सैद्धांतिक समर्थन हो चुका है। ऐसे ही 1-2 और उदाहरण हैं। तो इस परिस्थिति में क्या इस गठबंधन की क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता मजबूत मानी जाएगी? क्या बाद में जाकर इस गठबंधन में कोई दरार नहीं आएगी 2024 आते आते? देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी को अच्छा काम करेगी तो उसकी तारीफ निश्चित रूप से किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो हम लोग उसको कटक करके बात करते हैं, ऐसा नहीं है। अभी मैं अश्वनी जी को एक उदाहरण यूपीए के बाद पूछ रहे थे, तो जनता पार्टी की जो सरकार बनी थी 1977 में, जिसमें आडवाणी जी, अटल जी जैसे महान नेता थे, जिनकी पूरी इज्जत है, वो भारतीय जनता पार्टी कहाँ चली गई? उसको तो आप लोगों ने जनता पार्टी, वो तो उसको आपने भारतीय जनता पार्टी बना दिया। उसको तो जनता पार्टी को, उसको तो आपने विलय करवा दिया, उसको खत्म करवा दिया। तो आपने, जब आप जो काम करो तो वो ठीक है, हम करें तो गलत है। मतलब हमारा तो अभी भी है, आप जनता पार्टी थी, वो जनता पार्टी थी, वो भारतीय जनता पार्टी नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी 1984 में बनी, तो वो आपको अच्छी तरीके से पता है कि उसको विलय कर दिया वो जनता पार्टी। मैं एनडीए की बात ही नहीं कर रहा हूँ, अभी आपकी सरकार है, आप सरकार चला रहे हो। अभी उसके बाद जब जैसे सरकार खत्म होगी, जैसे ही 2024 में सरकार, तो एनडीए खत्म हो जाएगा। ठीक है, आप कह रहे हैं एनडीए खत्म हो जाएगा, लेकिन रमेश ठाकुर जी, लास्ट कमेंट आपका, क्योंकि मुलाकातें तो होती रहेगी, अब चुनावी दौर है। रमेश जी, लास्ट कमेंट जल्दी से 20 सेकंड में, कि परिस्थितियां किस दिशा में लेकर जा रही हैं, किसका कुनबा किस पर भारी पड़ेगा? बहरहाल अभी क्या देख पा रहे हैं आप? देखिए लाडली जी, दोनों गुटों में अगर आप देखो, कांग्रेस का धड़ा हो जाए चाहे बीजेपी का होगा, अभी लीड कोई नहीं ले पा रहा है। बिल्कुल। अगर इनके पास 26 है तो उनके पास 38 है। अगर तुलनात्मक आप देखो तो मजबूती दोनों तरफ है। और यहाँ पे हाँ, कांग्रेस ने अपने को रिफॉर्म करा है, 2 चुनाव जीतने के बाद रिफॉर्म करा। लेकिन हाँ, अब कहानी अब शुरू हो रही है। परसों सर्वदलीय बैठक होने वाली है, 20 तारीख को संसद सत्र स्टार्ट हो जाएगा। कहानी अब नई चीजें सुनाई देखने को मिलेगी। लेकिन आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रख दिया है कि लीड कौन कर रहा है, अभी ये क्लियर नहीं है, और इसी क्लैरिटी को तो जनता देखना चाहती है, समझना चाहती है। सीधी तस्वीरें इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर हमारे दर्शक देख पा रहे हैं। बेंगलुरु में जो मीटिंग शुरू हो चुकी थी, कुनबा जुटने लगा है विपक्षियों का। आज एक डिनर डिप्लोमेसी भी है। कल महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि कल खासतौर से एक तरफ बेंगलुरु में विपक्षी ये जो गठबंधन बनाने की बात हो रही है, उसमें 11
12 बजे से 4 बजे तक का समय होगा, कई रणनीति तैयार होगी, क्या कुछ निकलेगा वहां पर नजर रहेगी। और इधर दिल्ली में एनडीए का कुनबा भी जुटेगा, किसके कुनबे में कितना दम, नजर बनी रहेगी। थैंक यू सो मच जेंटलमैन हमारे साथ जुड़ने के लिए। समय की सीमाएं इसलिए चर्चा यहीं खत्म करी हूं, लेकिन मुलाकात फिर होगी क्योंकि मिशन 2024 है और इस मिशन 2024 को पूरा करने के लिए न केवल भारतीय जनता पार्टी नीत एनडीए तैयार है, बल्कि कांग्रेस के नेतृत्व में वो विपक्षी पार्टियां सामने आकर खड़ी हो गई हैं जिनको पटखनी देनी है मोदी को, जिनका लक्ष्य और उद्देश्य एक है, प्रधानमंत्री मोदी ना बने, मोदी को हराना है, बीजेपी को हराना है। अब विपक्ष का नेता कौन होगा, इस पर अभी प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है, हम भी इंतजार करेंगे चेहरे का। बहरहाल इस चर्चा में अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।